बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। दो किस्म का उनका एहतजाज है। एक तो एहतजाज होगा जुम्मे के दिन, जिसका आज उन्होंने ऐलान किया, और उसका तनाजुर ये है कि उनके नज़दीक ज़िमनी इलेक्शन में जो उनके साथ धांधली हुई उसके खिलाफ एहतजाज के लिए वो जुम्मे के दिन बाद नमाज जुमा वो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। जबकि दूसरा एहतजाज जो उनका है वो है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस वाला, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तहत उनका ये अनाउंसमेंट है कि वो पंजाब के अंदर उसका जो आगाज़ है वो फैसलाबाद से करेंगे, लेकिन उसकी डेट उन्होंने अनाउंस नहीं की। अलबत्ता 5 मई को उन्होंने कराची में जलसा करने का जो है वो ऐलान कर दिया, यानी उसकी उन्होंने डेट दे दी। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। नवाज शरीफ साहब ने बिलाखिर गोशा नशीनी जो है वो ख़त्म की, पस मंज़र से अब वो पेश मंज़र में आ रहे हैं, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और एक और अहम तरीन इशू आ गया सामने, जनरल बाजवा साहब का। एक तवील अरसे से उस हवाले से बड़ी खामोशी हो गई थी, लेकिन फिर अब एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है और बात कस्मों पे, कुरान पे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात तक इस मामले के ऊपर पहुंच गई है। तो वो क्या मामला है उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। तो पहले आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतरने का फैसला किया है। बुनियादी वजह उसकी यही बनी कि उनके नज़दीक ज़िमनी इलेक्शन में उनके साथ वही कुछ दोहराया गया जो 8 फरवरी को हुआ था। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख रही है, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि 70 से इलेक्शन शुरू कर लें आप। 12 इलेक्शन हुए ज़िमनी को छोड़ के, जो भी इलेक्शन हुआ उसके बाद ये सूरत हाल तो आपको देखने को मिलती है। इसके लिए अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा निज़ाम वज़ा हो, कोई ऐसा निज़ाम बने जिसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तफाक हो, यानी कि हुकूमत का, अपोजिशन का, जितनी सियासी जमातें हैं उनका, इलेक्शन कमीशन का, कि उसके बाद यानी इलेक्शन के बाद ये जो मंजर हमें हर दफ़ा देखने को मिलता है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर उनसे आप कहानियाँ सुने, जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे कहानी सुने, तो आपको पूरी वही की वही कहानी मिलती है जो आज चल रही है। और दुआ की कर सकते हैं कि आपकी आने वाली जो नस्लें हैं या हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो कम अज़ कम इस चीज़ को इसी तरह ना देखें चलता हुआ। पिछली तो जो भी देख रही हैं, अब आप इससे पीछे वाले 8 फरवरी के इलेक्शन पे चले जाएं, फिर 18 पे चले जाएं, फिर उसके बाद आप 13 पे चले जाएं। हर इलेक्शन के बाद ये रोला होता है, हर इलेक्शन के बाद ये मसला होता है। तहरीकें जन्म लेती हैं, तहरीकें चलती हैं, हुकूमत मसाइल को नहीं हल कर सकती, उनकी तवज्जो अपोजिशन की तरफ होती है, उनको हैंडल करने की तरफ होती है, और इस तरीके से 4 साल 5 साल का अरसा गुजर जाता है, फिर इंतखाबात आ जाते हैं और फिर सफ़र ज़ीरो से शुरू होता है। तो इसके लिए तहरीक इंसाफ से भी हम दस्तबदस्ता अपील करते हैं, बाकी जो हुकूमत बैठी है इत्तेहादी तमाम, उनसे भी अपील करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा निज़ाम कम अज़ कम वज़ा कर लें कि इलेक्शन के बाद जो उसके नताइज हों उसको कम अज़ कम सारे कबूल करें, और फिर ताकि हुकूमत आगे अपना काम करे और अपोजिशन जो है वेटिंग, गवर्नमेंट इन वेटिंग जो हो, वो उनकी पॉलिसियों के ऊपर नज़र रखे, ना कि वो इस चीज़ को यानी अपना एक जिसको कहते हैं ना हदफ बना के चले कि वो अपना पिछला जो बदला है उसको लेंगे, और वो बदला लेते लेते 5 साल गुजर जाते हैं। तो इसके ऊपर कम अज़ कम तहरीक इंसाफ को अपनी कैंपेन के दौरान भी वो बहुत तवील अरसे से कर भी रहे हैं, और हुकूमत के दौरान उन्होंने कोशिश की भी EVM की। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि कोई ऐसा नुक्ता जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो, वो कोई भी मैकेनिज्म हो, इतने काबिल लोग आपके पास बैठे हुए हैं, पार्लिमान है पूरा, तो कुछ ना कुछ ऐसा करके आप इस मसले को तो कम अज़ कम हमेशा के लिए हल कर दें। उम्मीद की जा सकती है कि हमेशा के लिए हल कर लेंगे। अब आ गया तहरीक इंसाफ का एहतजाज वाला मामला। पंजाब के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर उनका जो एहतजाज होने जा रहा है जुम्मे के बाद, आज अपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब साहब, उनकी जानिब से अनाउंस किया गया, और उसका बुनियादी मकसद ज़िमनी इलेक्शन की जो धांधली है उसको आश्कार करना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, और उसका यानी वो चाहते हैं कि उसका मदावा भी किया जाए। अब मदावा क्या होगा? अभी मदावा तो 8 फरवरी का भी नहीं हुआ। जो हल्के फंसे हुए थे, जो फॉर्म 45 की कोई तहकीकात नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, तो एहतजाज दर एहतजाज है, उससे बज़ाहिर निकलता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल अपोजिशन को जिंदा रहने के लिए, अपोजिशन को यानी अपोजिशन जमातें जो होती है मैदान में रहने के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं। और वो तहरीक इंसाफ जो है, क्वालिटी ये है कि वो पीछे नहीं हट रहे, वो हार नहीं मान रहे, वो एक कदम आगे जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन का ये काम होता है, अपोजिशन को ये करना भी चाहिए और वो करती भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि तरीका वज़ा किया जाए। तो देखेंगे उनका अपोजिशन जो है वो क्या, एहतजाज जो है अपोजिशन का वो क्या रंग लाता है। और दूसरा आ गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तहत जो उनका फैसलाबाद में जलसा होगा, जिसका आगाज़ करेंगे, उसके ऊपर बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि मरीम नवाज़ साहिबा आगे वहाँ मौजूद हैं। इससे कबल उन्होंने जो कोशिश की, पहले भी 1-2 मरतबा एहतजाज की, तो उससे कबल ही मरीम नवाज़ साहिबा ने कह दिया था कि वो अगर ऐसा कोई मामला करने की कोशिश की गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की गई, तो वो रूथलेस होंगी। तो फिर जब इनके 2 वहाँ पे एहतजाज हुए, उसके दौरान इनके ऊपर क्रैक डाउन हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई और इनको एहतजाज नहीं करने दिया गया। अब देखना होगा
कि जब इनकी तहरीक पंजाब में दाखिल होगी तो उस वक्त मरियम नवाज साहिबा इसको कैसे डील करेंगी। ये उनका भी टेस्ट होगा, उनका भी इम्तहान होगा और ये अपोजिशन का भी इम्तहान होगा। वो खैर आने वाले दिनों में उसको देखेंगे, उसके ऊपर क्या मामला बनेगा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है 25 मई वाला जलसा है, 5 मई वाला जलसा, जो कि तहरीक इंसाफ अभी करने जा रही है कराची में, और वहाँ उनको क्या रिसेप्शन मिलती है, क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, विफाक में इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत है और पंजाब में भी वो हिस्सा हैं। तो अब पंजाब सिंध के अंदर इनको इस्तकबाल कैसा मिलता है, उसकी एक झलक आपने कल देख ली, जो एहतजाज हुआ कराची में, जिसको लीड किया शेर अफजल मरवत साहब ने। और उस एहतजाज के दौरान जब उनके कारकुनान ने सड़कें बंद की तो उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ। मैंने कल भी गुजारिश की थी, और इनके 23 जो कारकुनान थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया सड़कें बंद करने के इल्ज़ाम में। अब जो जलसा होगा वो देखना होगा कि वहाँ पे वो इसको कितना मुअस्सर बना सकते हैं, या सिंध हुकूमत उनके लिए कितनी आसानी पैदा करती है या कितनी मुश्किलात पैदा करती है। ये भी हम देखेंगे कि उनके लिए वहाँ पे क्या सूरत हाल डेवलप होती है। नवाज शरीफ साहब ने गोशा नशीनी ख़त्म कर दी और तवील अरसे से वो यानी पस मंज़र में थे, और एक ही तकरीर उन्होंने बड़ी की थी जब वो आए थे पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और उसके बाद कोई 2-4 जलसों से खिताब किया। इलेक्शन के बाद से वो तकरीबन खामोश ही हैं, और अब उन्होंने आगाज़ किया अपने दौरों का बैरूनी। ये उनका ज़ाती हैसियत में दौरा है। इस वक्त वो चीन पहुँच चुके होंगे और 5 रोज़ा इनका दौरा बताया जा रहा है। बड़े तवील दिन होते हैं 5 दिन, और वहाँ पर इनकी हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकातें होंगी, और उसके अलावा जो कारोबारी कंपनीज़ हैं उनके मालकान से भी इनकी मुलाकातें होंगी। जो ज़राए से हमें पता चल सका है, 2 चीज़ें मेरे जहन में थी कि अब तक वो विफाक के साथ, यानी विफाकी हुकूमत, उनके भाई की हुकूमत है, उनकी पार्टी की हुकूमत है, वो कहीं भी नज़र नहीं आए। अब तक उनकी जितनी भी एफर्ट्स थी, जितनी उनकी प्रेजेंस थी, जितना वो नज़र आए, वो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से थी, और उन्हीं के साथ वो नज़र आए। जो अब खबरें आ रही हैं, इस जो इनका दौरा है 5 दिन का, उसके अंदर भी जो उनका बुनियादी मरकज़ है वो है पंजाब के हवाले से वो वहाँ पे कुछ एफर्ट्स करते हुए नज़र आएंगे। यानी नवाज शरीफ साहब ने गालिबन इस चीज़ को डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने अपनी जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो उनका गढ़ है पंजाब, उसको उन्होंने सेफ करना है। या उनको ये यानी खातिर खा कोई उम्मीद नहीं है विफाक से कुछ होने की, यानी कोई बहुत बड़ी तब्दीली शायद उनकी विफाकी हुकूमत जो है वो ना ला सके, ये इंदिया मिल रहा है। तो इसलिए वो उनकी तमाम तर जो तवज्जो है वो मरकूज़ है पंजाब के ऊपर। अब वो देखेंगे, क्योंकि कल से उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, मुलाकातें होंगी तो खबरें भी आएंगी, तो देखना होगा कि वो विफाक के लिए भी कुछ करते हैं या वो सिर्फ पंजाब तक ही महदूद हैं और पंजाब ही को वो बचाना चाहते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में जो ख़तरा उनका इंतज़ार कर रहा है पॉलिटिकली, वो उसको अच्छी तरह समझते हैं और उनको अंदाज़ा है कि उनके साथ आगे क्या होने जा रहा है। इस वक्त इमरान खान साहब जेल में बंद हैं। जब इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे, मसाइल जो हैं वो अब सर उठा रहे हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ अब आने वाला है, बजट आएगा, IMF का प्रोग्राम भी हो जाएगा, उसके बाद जो आपकी हमारी चीखें निकलेंगी तो उसका इनके ऊपर असर ज़रूर आएगा। तो उसकी पेशबंदी के लिए कम अज़ कम जितना वो डैमेज कंट्रोल कर सके पंजाब का, मेरी ज़ाती राय में वो उसी के ऊपर लगे हुए हैं और वही उनका मुंतहा मकसद है, मेरा ख्याल है। तो देखते हैं कि उनका ये जो दौरा है वो उनकी पार्टी को, उनकी सियासत को और उनके पंजाब होम कॉन्स्टिट्यूंसी को बचाने में कितना अहम किरदार अदा कर सकता है। आज एक बहुत बड़ी खबर आई और वो खबर एक सहाफ़ी के ज़रिए, खबर सहाफ़ी के ज़रिए ही आती है। टॉक शो के अंदर जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पिछली गालिबन 50 साल तारीख़ जो है सियासी, उसको उन्होंने खुद विटनेस किया है, तो मंझे हुए सहाफ़ी भी हैं वो। तो उन्होंने एक टॉक शो के अंदर गुफ्तगू करते हुए कुछ इंकशाफात किए। पिछला कुछ अरसा जनरल बाजवा के जो मामला थे वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना खामोशी हो गई थी और उसका कोई तस्करा नहीं हो रहा था। उसका आगाज़ हुआ था पहले जनाब एक जावेद चौधरी साहब की सीरीज़ आई, उनसे मुलाकातों के हवाले से सबसे पहले उन्होंने आगाज़ किया, क्योंकि उन्हीं की मुलाकातें जब बैशिंग हो रही थी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी अदम एतमाद के नतीजे में, और उन्होंने फिर जब हदफ बनाया, जब तक जनरल बाजवा थे तब तक तो नाम नहीं लिया, और जब वो रिटायर हो गए तो फिर उन्होंने नाम भी बता दिया कि वो एक शख्स जनरल बाजवा था। तो बड़े तवील अरसे तक फिर उनका ही बयानिया चलता रहा। फिर जावेद चौधरी साहब के जब कॉलम आए तो उसमें जनरल बाजवा का भी मौक़िफ़ आ गया। तो डिबेट जो थी वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, एक तरफ इल्ज़ाम थे, दूसरी तरफ जवाब था, तो वो सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद एक और सहाफ़ी थे, उनसे मुलाकातें हुई, फिर उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए, फिर तवील अरसा वो उसको ज़ेर बहस रहे, वो मामला बल्कि अब अदालतों में भी पहुँच चुका है। बहरहाल इसके बाद अब एक तवील खामोशी के बाद दोबारा एक शादी के इवेंट के ऊपर जनाब मुलाकात हुई जनरल बाजवा की, और ये हमारे मुजीबुर रहमान शामी साहब थे और मोहम्मद मालिक साहब थे, इनकी मुलाकात हुई। जो उन्होंने मंजर कशी की कि एक दूसरे पर नज़र पड़ी जनरल बाजवा साहब के ऊपर और ये मोहम्मद मालिक साहब और जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब इनकी, तो फिर ये मुलाकात के लिए इकट्ठे हुए, इनकी बातचीत हुई वहाँ पे, यानी कि कोई प्लान्ड नहीं थी,
इवेंट था, सोशल गैदरिंग थी, तो वहां पे इनकी मुलाकात हो गई। अब वो जो उसका मंजर बता रहे हैं उसमें 3 अहम तरीन जो इल्जामात हैं जनरल बाजवा के ऊपर, उनका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन उन इल्जामात के जवाब देने से पहले मुजीबुर रहमान शामी साहब के मुताबिक उन्होंने अपनी जेब से कुरान पाक निकाला। अब पहला सवाल तो यह है कि अमूमी तौर पे मेरा ख्याल है कोई भी शख्स जेब के अंदर कुरान पाक रखकर नहीं फिरता। मेरा ये ज़ाती राय है, क्योंकि आपको वॉशरूम भी जाना पड़ सकता है, आपको कोई और ज़रूरत हो सकती है। तो बहरहाल हो सकता है कि उन्होंने रखा हो, किसी पर्पज़ के लिए रखा हो। तो बहरहाल मुजीबुर रहमान शामी साहब के मुताबिक उन्होंने जेब से कुरान पाक निकाला, उस पर हाथ रखा, हाथ रखने के बाद उन्होंने उसकी कसम खाई। फिर उसके बाद उन्होंने एक और कसम खाई और वो कहा कि मैं अपनी वालदा की कब्र की कसम खाता हूं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ की भी कसम खाता हूं कि अगर मैं गलत बयानी करूं या मैं झूठ बोलूं तो मैं क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से महरूम रहूं। अब ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3 इतनी बड़ी कस्में, गालिबन इससे बड़ी कोई कस्में हो नहीं सकती। कुरान पाक पे यानी उस पर हल्फ दे रहे हैं आप, कुरान पाक के ऊपर अल्लाह का कलाम है वो। फिर वालदा उससे मोतबर और उससे करीब तरीन हस्ती किसी इंसान के नज़दीक हो नहीं सकती, उनकी कब्र की कसम देना। फिर उसके बाद ये भी कह देना कि मैं अगर झूठ बोलूँ या मैं गलत बयानी करूँ तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिफात है उससे महरूम हो जाऊँ। यानी कि इस झूठ की पादाश में एक इंसान अपने लिए कह रहा है कि मेरी दुनिया आखिरत दोनों ख़राब हो जाएं। तो उसके बाद अब वो आते हैं उन 3 बातों की तरफ जो उन्होंने इल्ज़ामात के जवाब दिए। एक तो उन्होंने कहा कि आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जब बीमार थे, उनको जेल थी, फिर अस्पताल गए, इलाज चल रहा था, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई और उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की वज़ीर सेहत थी और डॉक्टर फैसल जो हैं वो मुशीर थे प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पर। और इस तरह उनकी जो रिपोर्ट्स आई तो उनके अंदर ये कंसर्न शो किया गया कि उनको बाहर जाना पड़ेगा इलाज के लिए, अदरवाइज सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो इमरान खान साहब ने काबीना ने मंजूरी दे दी और फिर वो बाहर चले गए। तो इसके बाद इल्ज़ाम लगा नवाज शरीफ जनरल बाजवा के ऊपर कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में जनरल बाजवा का किरदार था। तो आज उन्होंने उसका जो हमारे सामने आया है इंकशाफ मुजीबुर रहमान शामी साहब के जरिए, तस्वीर भी बल्कि उन्होंने जारी की। जनरल बाजवा दरमियान में खड़े हैं, एक तरफ मोहम्मद मालिक साहब हैं और एक तरफ मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था। 3 कस्में खाने के बाद उन्होंने इसका कह दिया कि वो खुद को इस मामले से बरी जिम्मा समझते हैं। ये तो हो गया एक इल्ज़ाम का जवाब। दूसरा उन्होंने कहा कि अमेरिका, ये जो रेजीम चेंज वाला मामला था, इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जनरल बाजवा और अमेरिका ने मिलकर उनकी हुकूमत गिराई। तो इसके ऊपर भी उसी कसम, उसी ओथ के नीचे वो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत को गिराने का जो इल्ज़ाम है उस बात की भी मैं सख्ती से तरदीद करता हूं। उन्होंने कहा जी इसमें भी मेरा कोई किरदार नहीं था। तीसरी चीज़ जो उन्होंने रद्द की वो ये कहते हैं, आखिरी दिनों में आपको याद होगा बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, इनका 6 साल दौर जो था बतौर आर्मी चीफ वो ख़त्म हो रहा था। उससे कुछ अर्सा कबल ये बहस शुरू हो गई और तकरीबन हर जगह पे बहस हुई कि जनरल बाजवा साहब एक और एक्सटेंशन चाहते हैं, यानी कि 2 उन्होंने टेन्योर पूरे कर लिए, अब यानी दूसरी एक्सटेंशन चाहते हैं। एक तो उनका टेन्योर था, फिर उनको एक्सटेंशन मिली 3 साल की, वो पूरी हो गई, अब वो दूसरी एक्सटेंशन चाहते थे और इसके ऊपर बड़ी बहस हुई थी और बहस इस हद तक हुई थी, आपको याद होगा अरशद शरीफ साहब के मर्डर के बाद जो उनका कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें DGISPR तो थे ही थे, DGISI भी उसमें शामिल थे, उन्होंने आके गुफ्तगू की थी। तो वहां पर भी एक्सटेंशन का मौजू जो था वो ज़ेर बहस आया और सवाल हुआ, उसका उन्होंने जवाब भी दिया। तो अब ये कहते हैं कि मैंने एक्सटेंशन के हवाले से कहते हैं मैंने एक्सटेंशन की ना ख्वाहिश की, न तकाजा किया और ना इसकी कोशिश की और ना किसी को मजबूर किया। मेरे ऊपर झूठ बोला जा रहा है और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो गलत है। अब मतलब 3 बड़ी कस्में उससे बड़ी हो नहीं सकती, मेरे नज़दीक तो नहीं हो सकती। कुरान पाक है, वालदा की है कब्र और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात, उसके बाद उन्होंने इनका जवाब दे दिया है। अब मेरा ख्याल है इसके ऊपर मज़ीद तबसरा करना मेरे लिए वो बड़ा ही मुश्किल है। अब आपको याद है कि इनका 6 साल जो दौर था वो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ कहते हैं टुमल्चुअस, बड़ा तहलका खेज़ था, हंगामा खेज़। यानी एक नवाज शरीफ की हुकूमत गई, किस तरीके से गई, क्या मामलात हुए, सब कुछ आपके सामने है। और इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने सारी लबकुशाई कर दी जब वो लंदन में मौजूद थे। वो 2 ही लोगों को जिम्मेदार समझते थे, जनरल बाजवा और उस वक्त DGISI जनरल फैज़ हमीद, तो वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे सारे। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गई, फिर उन्होंने पूरा मलबा इनके ऊपर डाल दिया, एंड तक इन्हीं के ऊपर वो कहते रहे और आज तक इस बात पर कायम है कि वो सब कुछ इन्होंने ही किया था। और जिनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है वो 3 इतनी बड़ी कस्में खा के कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसमें एक ही सबक पिना है मेरे नज़दीक, मैं ये समझता हूँ, मेरी नाकिस राय में, मेरी जो समझ बूझ है उसके मुताबिक, जब कोई एक्सटेंशन हुई है आर्मी चीफ की,
उसके बाद ये सूरत हाल जो है ना वो इसी तरह बनी है कि आपकी मानदा ज़िंदगी जो होती है वो उन इल्ज़ामात का जवाब देने में गुजर जाती है और कौम का बहुत सारा वक्त जो है वो बर्बाद हो जाता है। बर्बाद से मेरी मुराद ये है कि जिस दौरान तरक्की होनी चाहिए मुल्क की, उस दौरान हमारी ये मामला चल रहे होते हैं और उसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पाता और हम मसाइल दर मसाइल में फंसे रहते हैं। अब रह गई बात एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की, उसके ऊपर सबसे क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो असगर खान केस का फैसला है। एयर मार्शल असगर खान की जो पटिशन थी 2012-13 के अवाइल में आया था, 13 के अवाइल में फैसला, वो आज तक मौजूद है। कैसे IJI बनी, कैसे पैसे तकसीम हुए, एजेंसीज का क्या रोल था, सारा कुछ उसमें मौजूद है। तो ये रहा। फिर उसके बाद फैजाबाद धरना केस है, उसमें आप देख लें। फिर उसके बाद अभी जो केस चल रहा है 6 जजेस वाला, उसमें जस्टिस अतहर मिनल्लाह जो हैं वो कह चुके हैं कि ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि जब भी सियासी मामलात होते हैं तो उसमें मदाखलत होती है, यानी ये सिटिंग जज ने कहा है। तो ये तो अपनी जगह मौजूद हैं चीज़ें। बहरहाल देखते हैं जनरल बाजवा साहब दुरुस्त हैं या जो हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ है या नवाज शरीफ के जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त है। बहरहाल इसका फैसला तो अल्लाह ताला के अल्लाह पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ फैसला हम कौन कैसे कर सकते हैं कि इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस हो और ये उस पर हम मेरा ख्याल है राय ज़नी ही कर सकते हैं, फैसला तो नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर शेयर करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।